हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट को सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन किया गया है। वेजरिंग एग्रीमेंट एक बेटिंग एग्रीमेंट होते हैं जो पार्टिकुलर हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं और फ्यूचर इवेंट होते हैं। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक्स प्रॉमिस करता है बाई को कि वो उसे 1000 देगा अगर पार्टिकुलर डे पे रेनिंग होगी। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे एक्स उसको पे करेगा। तो एक तरह का ये बेसरिंग एग्रीमेंट है। बेसरिंग एग्रीमेंट प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अनदर वन थिंग, एंड दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, बी प्रॉमिस टू पे 200 टू क्यू अगर रेन जो पार्टिकुलर डे पे होगी, एंड क्यू क्यू प्रॉमिस करता है पी को अगर नहीं होगी तो वो 200 उसको देगा। तो इन दोनों ही केसेस में हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट आपका फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे पेमेंट देने की बात हो रही है। तो बेसरी एग्रीमेंट आपके अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेसरिंग एग्रीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होना जरूरी है। एक तो बेसरिंग एग्रीमेंट आपके अनसर्टेन या फिर डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अनसर्टेन इवेंट यानी कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो परिस्थितियां आप निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इंडिया हैड ए क्रिकेट मैच, इंडिया का मैच चला हुआ है, यहाँ पे जी और एच अवेयर नहीं है रिजल्ट से और एग्रीमेंट करते हैं कि जी एच को 5000 देगा अगर इंडिया जीतेगी, अगर नहीं जीतेगी तो एच जी को 5000 देगा और इंडिया मैच अगर हार जाएगी तो इन केसेस में, इन दोनों ही केसेस में क्या है, दोनों ही आपस में एग्रीमेंट हो रहा है कि एक जीतेगा एक हारेगा तो पेमेंट होगी। तो एक तरह का एक बेसरिंग एग्रीमेंट है, यानी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर आप कोई चीज कर रहे हो। दूसरा है म्यूचुअल चांस ऑफ गेन एंड लॉस, इन दोनों पार्टी में से एक जीतेगा और एक हारेगा। तो बेसरिंग एग्रीमेंट विन और लॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी एक पार्टी जीतती है और दूसरी हारती है। Another one thing, character of the Wagering Agreement, no proprietary interest. बेजरिंग एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर होता है उससे कोई इंटरेस्ट लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अपने इंटरेस्ट यानी जीतने और हारने से लेना देना होता है। तो पार्टी का हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के साथ पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, बट उनका इंटरेस्ट है उस एग्रीमेंट से जो जीतने और हारने से है। बेसरिंग एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी किसी तरह का इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ये जरूर याद रखना है कि बेसरिंग एग्रीमेंट में जो सिचुएशन है कि इंडिया जीतेगी हारेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो जीतेगी या हारेगी। तो यहाँ पे बेसरिंग एग्रीमेंट का ही रूप है। मनी और मनी वर्थ की चीजें इसमें एक्सचेंज होती हैं। अगर दोनों ही पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो रहा है और जीतने और हारने पे, या तो जीतने पे पेमेंट मिलेगी और हारने पे पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी मनी वर्थ से रिलेटेड चीजें उसमें होगी। स्टेक मनी की बात करें कि आपके आउट ऑफ पॉकेट की जो मनी है उसको इंक्लूड ना करके जो आपके पॉकेट मनी है इसको पार्टी जो है वहां पे लगाती है। मतलब स्टेक मनी का यूज किया जाता है ज्यादातर बेसरिंग एग्रीमेंट में। और इसके अलावा आउटसाइडर की जो एग्रीमेंट है या आउटसाइडर मनी है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इफेक्ट क्या है बेसरिंग एग्रीमेंट के? बेसरिंग एग्रीमेंट वाइड नेचर के होते हैं और ये प्रारंभिक से ही वाइड होते हैं। बेसरिंग एग्रीमेंट में अगर आप हार रहे हो तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, यानी जीतने वाली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं अमाउंट रिकवरी के लिए, बिकॉज बेसरिंग एग्रीमेंट इलीगल नेचर के होते हैं। इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो इंडियन पैनल कोड की तहत सही नहीं है, लॉ की तहत सही नहीं है, और इस तरह के अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको फाइन या पनिशमेंट दी जाएगी। तो बेसरिंग एग्रीमेंट आपके इलीगल नेचर के होते हैं, इसलिए इसको कोर्ट में भी अमाउंट जाके आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके बेसरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट हैं कि बेसरिंग एग्रीमेंट आपका वाइड नेचर का बनता है। अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो आपके बेसरिंग नेचर के तो होते हैं लेकिन वो वाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इन टर्म ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट। अगर आपने कोई प्राइस कंपटीशन एक्ट रखा है एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 1000, इट इज नॉट ए बेसरिंग एग्रीमेंट। कोई जीतेगा उसमें हारेगा तो प्राइस कंपटीशन एक्ट के तहत वो बेसरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर एनी एग्रीमेंट टू पे प्राइस एक्सीडिंग टू 500, विनर टू हॉर्स रेस नॉट ए विजनिंग एग्रीमेंट। अगर आप किसी 5 हॉर्स विनिंग रेस में 500 तक पे कर रहे हो तो वो भी विजनिंग एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा।
उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ होता है वो एक हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, पर वो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता है, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, लेकिन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल नहीं होता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट आपका इलीगल होता है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी आपको वही अमाउंट पे करेगी जिस टर्म और कंडीशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, अगर जो कंडीशन टर्म कंडीशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप नहीं होता है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। So the contract of insurance provided for payment of money, the insurance company happening and non-happening of the event. So ये following reason है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में करवाया है वो इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट की वहाँ पे बात की गई हो, रिस्क मतलब रिस्क की बात की हो। रिस्क आपका फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट है, जब वो हो जाएगा तो उस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वैलिड होते हैं। शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन, तो शेयर मार्केट में भी आप सट्टेबाजी करते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो विन या लॉस के ऊपर डिपेंड करती है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो किसी भी सिक्योरिटी में अगर आप पैसा लगा रहे हो, वो मार्केट ट्रांजैक्शंस में उछाल या गिरावट के कारण कोई आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो भी आपके वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आएँगे। अनदर आता है कोई स्किलफुल गेम खेलना या स्किलफुल कॉम्पिटिशन से जीते हुए पैसे। अगर आप क्रॉसवर्ड कंपटीशन खेल रहे हो, उसमें अपनी स्किल के थ्रू या क्रॉसवर्ड कंपटीशन में चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो स्किलफुल चीज़ें अगर कंपटीशंस में आप कर रहे हो, उससे आपको कोई भी प्राइज़ मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आता है। कंपटीशन कोई खेलना, क्रॉसवर्ड कंपटीशन खेलना आपके बैलेट में आता है। उसी तरह से एथलेटिक कंपटीशन अगर आप खेल रहे हो, तो एथलेटिक कंपटीशन आपकी गेम ऑफ स्किल है, तो वो बेसलिंग एग्रीमेंट में नहीं आता है। और कोई भी चीज़ है जो गेम ऑफ स्किल्स का पार्ट है, वो बेसलिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द बेसलिंग एग्रीमेंट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले पढ़ा था कि किसी चीज़ को करना ना करने के लिए है, और ये इवेंट आपके हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि बेसलिंग एग्रीमेंट भी हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसमें पैसों का लेना देना, विन या लॉस का लेना देना होता है, जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी का जीतने हारने से कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी जीते या हारे इसका कोई लेना देना नहीं होता, जबकि बेसलिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी जीतती है और दूसरी हारती है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंश्योरेंस कंपनी आपने आपका और इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम है, तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी रिस्क हो रहा है वो आपको पे करेगी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क हो रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। जबकि बेसलिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों पार्टी का रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। ए बी को प्रॉमिस करता है कि आज बारिश होगी तो तूने मुझे पैसे देने हैं, नहीं हुई तो सामने वाला उसको पैसे देगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है वो बेसलिंग एग्रीमेंट में होते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, दोनों आपस में करते हैं कि हार और जीत पे एक दूसरे के लिए जो है वो पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉन हैपनिंग ऑफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस जो है किसी पेमेंट का रेसिप्रोकल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू बी टू पे 1000 इफ द शिप डज नॉट रिटर्न। अगर ए बी को तभी 1000 देगा अगर शिप रिटर्न में नहीं आएगी। अगर रिटर्न में आ गई तो यहाँ बी ए को पैसे नहीं देगा। ओके, यहाँ पे एक ही पार्टी प्रॉमिस कर रही है, दूसरी पार्टी प्रॉमिस नहीं कर रही है उस 1000 दोबारा देने का। तो ये आपकी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और जहाँ पे दोनों पार्टी आपस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस करती है वो आपके बेसलिंग एग्रीमेंट होते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके वैसे होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट में। अभी हमने बात की कि कोई स्किलफुल कंपटीशन आप खेल रहे हो उससे पैसा मिल रहा है, मार्केट में पैसा लगा रहे हो उससे पैसा मिल रहा है, या इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्टीजेंट नेचर में आते हैं। लेकिन बेसलिंग एग्रीमेंट क्या है, सट्टेबाजी करना या फिर सट्टे लगाना, कोई जीतेगा हारेगा, क्रिकेट कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके ऊपर सट्टाबाजी आप कर रहे हो, तो वो बेसलिंग एग्रीमेंट का पार्ट होते हैं, और इसमें आपके आपके एग्रीमेंट इलीगल माने जाते हैं, और जहाँ इलीगल है वहाँ पे आप कोर्ट में भी केस नहीं कर सकते हो।